1 इंच को आप 1 लाख टाइम्स डिवाइड कर दो हम्म, तो ऑलमोस्ट आप एक वायरस के आसपास पहुंचोगे। वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड एनिमल्स में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस ऐसे हैं जिसका कुछ पता भी नहीं है, और आने वाले टाइम में ऐसे पेंडेमिक्स हम हो सकता है कि बहुत रेगुलर फेस करें। ये समझ लीजिए साइंस का ये बेनिफिट यही है कि साइंस किसी भी प्रिजम्पशन पे नहीं चलता है कि अरे ऐसा है तो ऐसा हो रहा हो। साइंस एक डेटा पे चलता है कि ऐसा हुआ, फिर हमने ये डाला तो फिर ये हुआ है। और चर्च के गार्डन में उन्होंने मटर जो पीज होती है उसके फ्लावर के बेस पे 6 साल स्टडी करके एक ऐसा फाइंडिंग दे दिया जो यूपी के छोटे से कस्बे के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो फैक्ट है, उसके ऊपर हम डिबेट करें तो डेटा के साथ, ना कि जस्ट अपनी फीलिंग के साथ। ये इस फील्ड का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है कि अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा सरप्राइज होना चाहते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे इंटरेस्टिंग फील्ड हो ही नहीं सकता। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप की सबसे नई सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है साइंस वाला। साइंस वाला में हम साइंस की फील्ड के से जुड़े जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है और वो उस दुनिया को कैसे देखते हैं। आज हमारे साथ दिलीप कुमार हैं। दिलीप कुमार वायरोलॉजिस्ट हैं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में। और वायरोलॉजिस्ट का काम वायरस को पढ़ना होता है, जो इस समय मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का टॉपिक बना हुआ है। और इतनी दिलचस्पी मेरे ख्याल से कभी नहीं रही है लोगों की वायरस में। तो सर, हमें ये बताइए कि वायरोलॉजिस्ट करता क्या है, मतलब सबसे पहले यही बताइए कि क्या काम होता है। या तो सबसे पहले थैंक यू आयुष एंड ललन टॉप टीम की मुझे इस सीरीज का आप लोगों ने हिस्सा बनाया, और आप लोगों को इस नई सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बधाइयाँ। तो वायरस, आई मीन वायरोलॉजिस्ट ऐसे नाम जैसे इंडिकेट कर रहा है, वायरोलॉजिस्ट मतलब जो वायरस का स्टडी करता है। जैसे बॉटनिस्ट प्लांट का स्टडी करता है, जूलॉजिस्ट एनिमल का स्टडी करता है, उसी जूलॉजी में ही एक सब ब्रांच है जो वायरसेस को एक तरह से स्टडी करता है। नाउ वायरसेस एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अभी तो हॉट टॉपिक है, बट उसके पहले भी आप अगर ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे तो अराउंड 10, आई मीन पुरानी अराउंड 2000 सालों से हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे पेंडेमिक्स की हिस्ट्री है जिसमें हमारे ऊपर बहुत सारे वायरसेस का वो हुआ है, और लाखों करोड़ों लोगों की उससे डेथ हुई है। और करंटली हम लोग एक रनिंग पेंडेमिक में है जो अभी ऑनगोइंग है और पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है। नाउ वायरसेस का सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर है कि वायरस जब आपकी बॉडी या सिस्टम के बाहर है तो वो एकदम इनएनिमेट है, यानी कि वो लाइव नहीं रहता है। इट्स जस्ट लाइक एनी नॉन लिविंग थिंग। और इतना नॉन लिविंग है कि आप ये समझिए कि अगर आप वायरसेस के पार्टिकल को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म कर सकता है। जैसे अच्छा। आपका चीनी, तो चीनी का एक क्रिस्टल होता है या फिटकरी का क्रिस्टल होता है, ठीक उसी तरह वायरसेस का भी क्रिस्टल होता है, और उसको डाइफ्रेक्ट करके वायरसेस के स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया गया है प्रीवियसली। तो इतना मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक तरह से नॉन लिविंग है, वो कुछ नहीं कर रहा है, निर्जीव है। यस एकदम निर्जीव तो रहता है। सर, जब जैसे मेरी चाची कह रही थी, मेरी तो कुछ दिन पहले बात हो रही थी, 2 महीने पहले, कि मतलब वो उसको ऐसा समझ रही थी कि जैसे कोई कीड़ा है बहुत छोटा सा जो हाँ, कोरोना वायरस है, और वो सब्जियों में अगर रखा होगा, मान लीजिए किसी सब्जी वाले से सब्जी में आ गया वो, और वो घर में सब्जी में रखा है, तो वो आएगा और धीरे धीरे चढ़ के आके वो हमला करेगा। तो मतलब ये एक समझ है कि क्या ऐसा होता है नहीं, वायरस। तो यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नॉन लिविंग तो है, बट हाँ। इसका साइज एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अगर मैं आपको बहुत लेमन टर्म में वायरस के साइज को एक्सप्लेन करूं तो 1 इंच का अगर 1 लाखवां भाग आप कर दो, मतलब 1 इंच को आप 1 लाख टाइम्स डिवाइड कर दो, हम्म। तो ऑलमोस्ट आप एक वायरस के आसपास पहुंचोगे जो उसका डायमेंशन होता है। तो इतना छोटा होता है, इनफैक्ट इतना छोटा होता है कि मोस्ट ऑफ द वायरसेस को आपको अगर विजुलाइज करना है तो आपको हाई एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। आई मीन नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में सारे वायरसेस आप देख भी नहीं सकते हैं यार, जो बहुत लार्ज होते हैं शायद वही देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे नॉर्मल एनिमल में जो वायरसेस है, इवन कोरोना वायरस है, वो 100 नैनोमीटर के आसपास होता है जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो इतने छोटे होते हैं अच्छा, ना। बहुत लोगों को बेसिक डाउट तो यही आता है कि तो क्या आप 1-2 लाइन में इस बारे में बता सकते हैं कि जब इतना छोटा वो होता है और मास्क का पोर इतना बड़ा होता है, तो मास्क उसको रोक कैसे सकता है। मास्क कैसे रोक सकता है? नो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि मास्क जो होता है
अगर आपका ये वायरस एरोसोल से या फिर एयर से जा रहा है, आपके आपके स्नीज के थ्रू या आपके स्पीकिंग के थ्रू, जो आपके ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, आपके नाक से जो सांस निकल रही है उसके थ्रू जा रहा है, तो मास्क एक बैरियर का काम करेगा। अच्छा। मास्क क्या करेगा कि वो आपका जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रेवल कर सकता था उसके डिस्टेंस को रिड्यूस कर देगा, बिकॉज उसको वो एक बैरियर मिलेगा, राइट। वो हम्म मास्क क्रॉस करेगा फॉर श्योर, हम्म बट हम्म वो उतने डिस्टेंस तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर आप मास्क के साथ एक, जो बोलते हैं कम से कम 6 फीट या अभी 10 फीट बोल रहे हैं, उतने डिस्टेंस पे आप अगर दूसरा पर्सन है तो हम्म वो वायरस उस तक ट्रेवल करके नहीं जाएगा, हम्म राइट। लेकिन अब जब ये नया कुछ एविडेंस आ रहा है कि एयर बोर्न भी है, मतलब ये हम्म एयर में कुछ देर तक सस्टेन रह सकता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर वो एयर में उस समय है और आप आ गए, एक्सपोज हो गए, तो आपके लिए फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर अभी तक का जो एविडेंस है कि अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं तो आप स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो उसके अगर चांसेस को बहुत कम किया जा सकता है बहुत कम कर बेसिकली। सकते हैं, क्योंकि वो आदमी इससे ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं जब वो बोलेगा, और वो फिर वो कंटेन हो सकता है ना। जो आप आपकी चाची वाले सवाल पे आते हैं, तो अगर वो बोल रही है कि जैसे चल के आ सकता है, वो चल के डेफिनेटली नहीं आ सकता है, बट जैसे कि अभी बोल रहे हैं एयरबॉर्न है, तो अगर आपके, वैसे तो सब्जी से, सरफेस से बहुत कम एविडेंस है कि वो आया होगा, अगर आप अच्छे से वॉश कर देंगे इट विल जस्ट वाइप आउट, वो चला जाएगा। तो बहुत कम एविडेंस है, आई मीन शायद ही कोई एविडेंस हो, तो आपको उससे ज़्यादा नहीं डरना है। बट अगर एयर में है, कहीं से उड़ के आ रहा है, या कोई आपके साथ क्लोज में आके बात कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आ जाएगा ना। वो इन्फेक्ट कैसे करता है, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे एज ए वायरोलॉजिस्ट। जी। तो उसको मैं आपको बहुत सिंपल एनालॉजी दूंगा कि समझिए आपकी बॉडी एक एक सिटी है, सिटी मतलब दिल्ली ले लीजिए, राइट। सो आपकी बॉडी में डिफरेंट जैसे पार्ट है, वैसे जैसे दिल्ली का पार्ट है, दिल्ली में पीएम ऑफिस है, जो आपका ब्रेन समझ लीजिए, आपका कनॉट प्लेस जो जो आपका हार्ट समझ लीजिए, उस तरह से हम्म आपको समझ। अब एक क्रिमिनल को आपके सिटी में अगर आना है तो वो डिफरेंट रूट्स फॉलो करता है। कभी वो बाई एयर आ सकता है फ्लाइट लेके, वो कभी बाई रोड आ सकता है, बाई ट्रेन आ सकता है, या चार्टर प्लेन में आ सकता है, बड़ा माफिया है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट वायरस हैं वो हमारे ऑर्गेनिज्म के, हमारी बॉडी के डिफरेंट रूट्स को टारगेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टी। लाइक हम्म कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो कोरोना वायरस क्या करता है, जब वो आपकी बॉडी में आपके नेजल के थ्रू या फिर आपके इनहेलेशन के थ्रू जाता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको कुछ मिलता है। एक हमारी बॉडी में, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक रिसेप्टर होता है, ACE2 जो होता है, जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमारे बॉडी के फंक्शन में काम आता है। हम्म तो ये कोरोना वायरस जो है, पुराना वाला कोरोना वायरस में भी यही प्रॉपर्टी था, बट इसमें इन्फेक्शियसनेस ज़्यादा है क्योंकि इसकी बाइंडिंग उस रिसेप्टर से बहुत ज़्यादा है, और हम्म जैसे ये बाइंड करता है, ये आपके बॉडी के अंदर चला गया। हम्म एग्जैक्टली जैसे एक क्रिमिनल आपकी बॉडी में आपके सिटी में चेक इन कर गया, राइट। हम्म अब जैसे ही आपके सिटी में क्रिमिनल आया है, तो पूरे सिटी का जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हम्म एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन लग जाता है कहीं से कुछ कि ये बंदा सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है। हम्म सिमिलरली आपकी बॉडी भी, जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का पुलिस है, वो एक्टिवेट हो जाता है, हम्म और वो ट्राई करता है उसको फाइट आउट करने का। उसके बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे हमारे पुलिस सिस्टम में कंपोनेंट है, और अगर वो आपका फाइट आउट कर लेता है तो आपको माइंड सिम्टम होगा और आप रिकवर करके 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो क्रिमिनल या वायरस आपकी बॉडी पे हावी हो जाता है और आपके उस इम्यून सिस्टम को अटैक कर लेता है, तो वायरस आपको सिक कर देता है या बहुत बीमार कर देता है। तो दिस इज हाउ एक टिपिकल वायरस काम करता है। कुछ जैसे कुछ गैस्ट्रोएंटेरिक वायरस हैं, वो ओरल फीकल रूट के थ्रू जाते हैं। HIV वायरस है, जैसे वो बॉडी फ्लूइड के ट्रांसमिट थ्रू जाता है। तो ये डिफरेंट रूट्स फॉलो करते हैं और हमारी बॉडी में जाने के बाद एक्टिवेट होते हैं। तो और ये सबसे, आतंकवादी हैं जो अलग अलग तरीकों से आते हैं, कोई हवाई यस, यात्रा करके आता है, कोई हाँ, रास्ते से घुस अलग जाता अलग है, सिस्टम और ये को सब। एक्सप्लॉइट करता है, ठीक हाँ। है। ठीक है। लेकिन कुछ वायरसेस जो हैं वो अच्छे भी हैं, आई मीन अच्छे इन द सेंस, बहुत सारे वायरसेस हैं जो हमारे नॉन हार्मफुल हैं। इनफैक्ट कुछ अच्छा। ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो यानी वो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक तरह से कुछ अच्छे भी होंगे। अच्छा, इनमें आपस में भी गैंग वॉर चल रहा है? वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, बैक्टीरिया इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। हाँ, मतलब वो दूसरे टाइप के गैंगस्टर्स हैं। हाँ, वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाता है, और कुछ बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करते हैं, तो अगर कोई वायरस उस बैक्टीरिया को किल कर रहा है तो हमारे लिए वो अच्छा हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सिमिलरली बहुत सारे हमें वायरस अपना हमारे, शहर बचाने से मतलब है। हाँ, तो बहुत सारे हमारे को एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे वायरस हमारी बॉडी में नॉर्मली भी। तो ये एक वायरस का जो टिपिकल होता है। लेकिन अब सबसे स्मार्ट चीज क्या है, इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है, राइट।
लेकिन इसके पास ब्रेन जैसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, लेकिन जैसे वो आपकी बॉडी के उस सिस्टम में जाता है जहां इसका एफिनिटी है, ये एक्टिव हो जाता है, इसको पता चल जाता है। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी बॉडी में जाने के बाद वो आपका ही राशन पानी खाता है, यानी कि हम्म। आपके ही सिस्टम को यूज करके वो अपने प्रोटीन्स बनाता है और अपनी नई कॉपी बनाता है। इसके पास मशीनरी नहीं होता प्रोटीन बनाने का। तो एक तरीके से हमारे आर्सेनल में घुस गया और हमारा ही गोला बारूद इस्तेमाल करके हम पे ही फायरिंग कर रहा है। राइट। तो अच्छा। आपके घर में जाके समझिए आपका राशन खा रहा है और आपको कुछ नहीं दे रहा है और रूल कर रहा है। हाँ। इट्स लाइक दैट। तो हम्म। वो पूरा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का जो मशीनरी है वो उसको हाईजेक कर लेता है और अपना सिंथेसिस करता है। नाउ इसीलिए वायरसेस को टारगेट करना बैक्टीरिया से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, उसका अपना सिंथेसिस का सिस्टम है, तो हमारे पास टारगेट ज्यादा है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। हम्म। वायरसेस में कुछ सेट ऑफ प्रोटीन्स होंगे, 15 20 10 डिपेंडिंग ऑन वायरस। वो आपको आपके सिस्टम को यूटिलाइज कर रहा है, तो अगर आपको उसको मारना है तो आपको ऐसा मेथड्स डेवलप करना होगा ताकि आप स्पेसिफिकली उसको टारगेट करें, ना कि अपने ही सिस्टम के किसी प्रोटीन को करें। समझ रहे हैं? अच्छा, मतलब क्योंकि हमें हमला करने में ध्यान ये रखना है कि हमारे नागरिकों की जान ना चली जाए। राइट राइट, तो ये हाँ। इसीलिए और ये इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है एंटी वायरल बना पाना, क्योंकि आपको उस वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन को स्पेसिफिक स्टेज पे टारगेट करना होता है, जो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको पहले स्टडी करना होगा, तो अच्छा इसीलिए वो सर, टाइम लगता है। आप एक दो लाइन में एंटीवायरल और वैक्सीन में अंतर बता सकते हैं क्या? मतलब इन दो में भी कंफ्यूजन हो एंटीवायरल सकता है और बहुतों को। वैक्सीन में समझिए एक तरह का ये फर्क है। सो वैक्सीन का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो अराउंड आई गेस 1000 के अराउंड 1000 एडी के आसपास जो चाइनीज में, चाइना में सबसे पहला प्रूफ चाइनीज ट्रेवलर्स का आता है कि वो लोग क्या करते थे, जिनको इन्फेक्शन हो जाता था उसके हम्म। पहले स्मॉल पॉक्स में, उसका उसको वेरियोलेशन बोलते थे उस समय, तो उसका जो हम्म। थोड़ा सा पस लेकर के वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा दे देते थे, तो इतना हम्म। डोज देते थे कि वो सिक ना हो, हम्म। लेकिन डोज होके उसके बाद पुलिस रेडी हो जाए। तो जब हम्म। एक्चुअल में वायरस आता तो वो उसको ओवरटेक कर लेता था, क्योंकि पुलिस और सिस्टम ऑलरेडी रेडी है। तो हम्म। वैक्सीन का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। आप वैक्सीन में क्या करते हो, आप जनरली इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस या वायरस का कोई ऐसा पार्टिकल या प्रोटीन आपके अपने जो भी पर्सन है उसको पहले ही इंजेक्ट कर देते हो, या किसी भी थ्रू एडमिनिस्टर करते हो, डिफरेंट वेज हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी के सिस्टम को ये पता चल जाता है कुछ आया है जो सस्पिशियस है, एक तरह हम्म। से मॉक ड्रिल। तो हम्म। आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम उसके लिए अलर्ट हो जाता है, और उसको ये पता चल जाता है, उसकी बॉडी के मेमोरी में चला जाता है हमारी बॉडी के, कि ये हमारा ये दुश्मन है, इसके लिए हम रेडी हैं। तो जब एक्चुअल में वो अटैक करता है तो वो ऑलरेडी उसको जो है इनफेक्टिव कर देगा, क्योंकि आपका बॉडी रेडी है उसको टैकल करने के तो लिए। ये जैसे है हमारे कमांडोज ड्रिल करते हैं राइट, यू कैन से खुफिया जानकारी के सहारे, तो राइट। उसी तरह वैक्सीन हमारी शरीर को तैयार कर देती है, हमारी पुलिस। वैक्सीन आपके शरीर को तैयार कर देती, इसीलिए अभी तक की हिस्टोरिकली हमारे जो पूरा साइंस एंड रिसर्च में रहा है, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए बेस्ट मेथड वैक्सीन है। आप पोलियो देखिए, हमने पोलियो को इरेडिकेट किया पूरे वर्ल्ड में थ्रू वैक्सीनेशन। हम्म। आपका मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है, उसके बाद स्मॉल पॉक्स है, ये सारे जो जो किसी टाइम में बहुत लाखों लोगों को मारते थे, उन सब का हमने वैक्सीन के थ्रू ही वी हैव बीन एबल टू उनको रिमूव कर पाए हैं। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि आपका खुद का इम्यून सिस्टम उसको फाइट कर रहा है। नाउ एंटीवायरल क्या होता है, एंटीवायरल इस तरह से है कि जैसे आप एंटीबायोटिक है, आप खाते हो, बैक्टीरिया को मार देता है। राइट, आपके अंदर बैक्टीरिया आया, आप सिक हुए, हम्म। आपने उसको खाया, वो बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है, जैसे आपको टाइफाइड होता है, टाइफाइड का हम्म। बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आप एक मेडिसिन लेते हो एंटीबायोटिक कंस्टेंटली और ठीक हो जाते हो। या टीबी का है जो एक पर्टिकुलर उसका प्रोटोकॉल है। उसी तरह से एंटीवायरल भी तब बनाया गया है, एंटीवायरल आपके तब काम आता है जब आप इन्फेक्ट हो चुके हो। आपको जब इन्फेक्शन है और आप बीमार हो तब वैक्सीन काम नहीं करेगा। राइट, उस केस में आपको वो एंटीवायरल दिया जाएगा जिससे आप उस वायरस को स्पेसिफिक टारगेट करो। तो एंटीवायरल्स भी बहुत सारी डिसीज के बनाई जा रही है और बन चुकी हैं, बहुत सारे ट्रायल्स में भी है। तो वो एक अलग अलग मेथड है जब आपके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। तो करंटली ये मतलब बहुत सारे कोरोना वायरस की भी वही एंटी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, कि अगर एंटीवायरल के, कि अगर हमारे पास कुछ एंटीवायरल आ जाता है तो वो हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छा। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। ठीक।
या तो सर ये बताइए कि जैसे कोरोना वायरस अभी सबसे बड़ा टॉपिक है वायरस में, और मेरे ख्याल से सारी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा याद रखा जाने वाला होने वाला है अब। तो हम लोगों ने तो जिस तरह देखा जो सारी चीजें फेस की, आप लोगों ने कोरोना वायरस को किस तरह देखा? वायरोलॉजिस्ट आपके सर्कल में, आपका जो राइट। एक्सपर्ट्स की फील्ड है, तो जब चीन से ये खबर आती है और धीरे धीरे वहां पे ये बड़ा रूप ले रहा था और फिर बाकी देशों में भी आया था, तो आप लोग क्या आप लोगों को ये अंदाजा था कि ये ऐसा होने वाला है? राइट। सो मैं वही थोड़ा सा आपको बैक इन टाइम ले चलूँगा। तो एज ए वायरोलॉजिस्ट हम लोग वायरस के फीचर्स को, वायरस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। उसी में एक पार्ट आता है वेरियस पैंडेमिक्स, पुराने पैंडेमिक्स जो आए हैं। सबसे कॉमन जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पुराना जो था अभी, मतलब जो रिसेंट पुराना था, वो था 1918 का स्पेनिश फ्लू, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से आया था और फ्लू जी। लाइक सिम्टम हुआ था। तो उसके बाद से ही आप समझिए कि वो एक टाइम था जब साइंस अपनी बहुत इनिशियल स्टेज में था, एक तरह से रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च। तो उस समय से ही साइंटिस्ट लोग इस चीज़ को स्टडी कर रहे थे कि नेक्स्ट पैंडेमिक कब आ सकता है, उसमें क्या पोटेंशियल है, और बीच में हमारे सार्स, मर्स, ये सब आया भी। तो जब भी हर साल हम लोगों का जो एक टिपिकल फ्लू सीजन आता है, तो उस समय आपको फ्लू शॉट भी दिया जाता है। उसके पहले उस सीजन में कौन सा फ्लू का स्ट्रेन ज़्यादा प्रेवलेंट हो सकता है या है, उसके बेस पे कुछ मॉडिफिकेशन करके वो वैक्सीन हर साल रेडी की जाती है, राइट? नाउ इसमें क्या हुआ, जब कोरोना वायरस आया 2003 में, वो ज़्यादा डेडली था, बट समहाउ उसको कंटेन कर लिया गया और वो डिसअपीयर हो गया। तो उसके बाद से हमेशा स्पेकुलेशन था हमारी सर्कल में कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वायरस हैं, जो इसी फैमिली के हैं, और उनके अंदर पोटेंशियल है जो हमारा एक एक भयानक पैंडेमिक का रूप ले सकता है। 2012 में फिर से मर्स आया, जो मिडिल ईस्ट में कैमल से फैला था। समहाउ उसकी भी वो भी ज़्यादा नहीं फैल पाया, तो उसको रोक लिया गया। तो ये जब आया अराउंड दिसंबर 2019 में, ये जी। इमर्ज होना चालू हुआ, और मैं बायोलॉजिस्ट हूँ तो अपने फील्ड को पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे सबसे पहला रिपोर्ट आया था जब वुहान में अराउंड 30 या 40 लोग इन्फेक्ट हुए थे। तो उसमें लिखा था कि सम नोवल निमोनिया लाइक सिम्टम वायरस डेवलपिंग इन वुहान मार्केट, हाँ। एंड द वायरस वाज नॉट कैरेक्टराइज्ड, बट सिम्टम हम्म। पता था हम्म। ना। वहाँ पे पहले सार्स आ चुका था, तो वहाँ के जो कम्युनिटी थे साइंटिफिक, उनको थोड़ा आइडिया रहा होगा डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा दिन, मुझे लगता है, लैग किया कि वो चीज़ को बाहर नहीं आ पाया। वो लोग सोच रहे थे कि कंटेन कर लेंगे, या उनका अपना स्ट्रेटेजी था। पहले उन्हें तो यही लगा था कि सार्स लौट आया है। सार्स लौट आया है क्योंकि सिम्टम मोर और लेस वैसे ही थे, ठीक है। हम्म। तो उन्होंने फिर उसके बाद उसका जब सीक्वेंसिंग किया, अराउंड जनवरी 11 और 12 की बात होगी, तब पता चल गया कि ये कोरोना वायरस है, जो सार्स जैसा है, बिकॉज सिम्टम वैसे हैं और उसकी सीक्वेंस सिमिलैरिटी बहुत है, लेकिन उसमें कुछ नए फीचर्स हैं। और वो फीचर इस वायरस को ज़्यादा कॉन्टेजियस बना रहे थे, और उसकी वजह से ये वायरस डेडली कम हो गया था समहाउ। ये वायरस जो है, मतलब डेथ रेट कम थी, और ये हम्म। वायरस के लिए देखिए फायदेमंद है, हम्म। क्योंकि जब वायरस का डेथ रेट बहुत हाई होता है, तो आप क्या करते हो, उसको कंटेन कर पाते हो। ज़्यादा हम्म। लोग मर रहे होते हैं, ज़्यादा लोग जल्दी बीमार होते हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है, आप उसको पकड़ के आइसोलेट कर देते हो और वहाँ पे वो रुक जाता है। जैसा कि इस इबोला के साथ था। इबोला के केस में होता है। इस केस में क्या हुआ कि ये वायरस जनरली आपको सिम्टम आने में ही 5 से 7 दिन ले रहा था। हाँ। तो वो टाइम में आप प्री सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक लोग भी स्प्रेड कर सकते हैं, ये बाद में पता चला वो टाइम में। लेकिन जो इन्फेक्टेड था वो स्प्रेड कर रहा था। हम्म। जब तक रिसर्च आती उस तब तक पूरे वुहान और इनफैक्ट वर्ल्ड में भी वो फैल चुका था। तो ये वायरस इस तरह से ज़्यादा स्मार्ट था, तो इसका मोर्टेलिटी रेट हाई नहीं है। और लोग बोलते हैं कि इसमें डरने की बात नहीं है, मोर्टेलिटी रेट हाई नहीं है, बट एक्चुअली ये ज़्यादा डरने की बात, क्योंकि आपका ये स्प्रेड ज़्यादा होगा। हम्म। कि अगर आपका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है, आप उसको कैजुअली ले रहे हो, ज़्यादा लोगों में फैला रहे हैं, इवेंचुअली नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा हो जाएंगी हम्म। आपका। इसकी वजह से तो इस तरह से जब ये वायरस इवॉल्व होता रहा, तो इसके स्टक जब आया इसका फंक्शन, तो उस समय पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड अलर्ट हो गया। ओके, ये कोरोना वायरस है, हमें पता था ऐसा कुछ आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी पैंडेमिक। तो सबको पता था ये अब नहीं रोका जा सकता जिस स्टेज में आ गया। एंड राइट देन जो है, आप समझ लीजिए 11 तारीख को ये सीक्वेंस हुआ होगा, 12 तारीख को सीडीसी का मीटिंग वगैरह हुआ होगा। आई मीन 13 या 14 जनवरी को ही वैक्सीन बनाने के लिए 3 डिफरेंट एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, 2 कंपनीज और एक और लैब। सो इतना फास्ट साइंस रहा है। सो पहले के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ था ह्यूमन सिविलाइजेशन में। और
ये समझ लीजिए कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर 1-1.5 महीने के अंदर आ गया, जो कि पहले 2 से 3 साल लेता था। तो इतना एक्टिवली लोग लगे उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंटीवायरल्स, एक्जिस्टिंग ड्रग्स को स्क्रीन करना, वैक्सीन कैंडिडेट स्क्रीन करना। बट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन एंड प्रिपेयरिंग अ कैंडिडेट किसी भी एंटीवायरल का, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी चीज़ में दिखा दिया चूहे के अंदर, आप सीधा ह्यूमन के लिए ट्रायल करके उसको देने लगो। सो उसका अपना एक हिस्ट्री है। दिलीप जी, साइंस को आप कह रहे हैं कि साइंस ने चौकसी से काम किया, लेकिन साइंस को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि हाँ, हमने जो तरक्की की है, लोग राइट, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं, हमें जो कमेंट्स लिख जाते हैं यस, कि यस। क्या मतलब का निकला साइंस, और क्यों नहीं रोक पाया जब हमें इतना ही ज्यादा हम तरक्की कर चुके राइट, हैं, तो इस वायरस को क्यों नहीं रोक पाए? अब तक वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो क्या मतलब का हमारा साइंस? हाँ, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं आई मीन जनता का, ये जो लोगों का आम सेंटिमेंट्स है, ये बहुत ऑब्वियस है। क्योंकि हम लोगों को 2 मिनट मैगी का आदत है कि 2 मिनट में नूडल बनना चाहिए, तो हम लोग ड्रग को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि 2 मिनट हो गए यार, मैगी नहीं बनी तो ड्रग क्या टाइम ले रहा है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। वायरस पता, स्ट्रक्चर पता, बना दो। हम्म। ना आपको फिर से मैं थोड़ा-सा वैक्सीन का हिस्ट्री बताऊँगा कि जब पोलियो का वैक्सीन बन रहा था तो 1954 में उसका ट्रायल एक चला था। और उस समय 1 साल के अंदर ट्रायल 1 मिलियन बच्चों के ऊपर किया गया था, और सक्सेसफुल हुआ। उसको वो किया गया, इम्प्लीमेंट करने का बात चलने लगा। उसके कुछ दिनों बाद ये आया था कि उससे अराउंड कुछ 100 बच्चे हैं जिनको पैरालिसिस हो गया था। वो भी उस आर्म में जहाँ पे वैक्सीन दिया गया था, और कुछ 12-13 बच्चों की डेथ हो गई थी। साइड तो इफेक्ट्स। हाँ, वो एक टाइम था जब साइंस उठ रहा था, साइंस में वैक्सीनेशन वगैरह बहुत कॉमन हो रहा था। तो वो एक लर्निंग लेसन था कि अगर आप किसी भी चीज़ को, ऐसे ड्रग को या वैक्सीन को या कोई कैंडिडेट बना रहे हो, तो आप जो उसका प्रोटोकॉल है, जो उसका प्रोसेस है, उसको एक्सेलरेट इतना मत करो कि आप उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस को ब्रेक कर दो। तो अब आप सोचिए कि वहाँ 1 साल टाइम में बना था, यहाँ हम 3 महीने की या 4 महीने की बात करें, मान लें 5 महीने हो गए, राइट? तो आप अगर 5 महीने में हम कोई कैंडिडेट वैक्सीन या ड्रग बना बोल देते हैं कि रेडी है, और उसको हम मार्केट में ला देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं स्टडी करते हैं, या उसके अदर प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करते हैं, या उसका कितना इफेक्ट, किस एज ग्रुप में कितना इफेक्ट है, अगर ये सब पार्ट्स को स्टडी नहीं करते हैं, तो हम एक पैंडेमिक से भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। ये साइंस का ये समझ लीजिए, साइंस का ये बेनिफिट यही है कि साइंस किसी भी प्रिजम्पशन पे नहीं चलता है कि अरे ऐसा है तो ऐसा हो रहा होगा। साइंस एक डेटा पे चलता है कि ऐसा हुआ, फिर हमने ये डाला तो फिर ये हुआ है, फिर उसके बाद हमें ये दिख रहा है कि 100 या 90% से इतना ज़्यादा ये रिकवरी है। और अगर जब वो चीज़ हम कंफर्म कर लेते हैं, तो अभी हम उस स्टेज पे जाते हैं। तो ये बहुत अर्ली है इन टर्म्स ऑफ साइंस, और वो साइंस इसके लिए लोगों में वही है, लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंस की लैंग्वेज को समझना होगा कि 2 मिनट नोडल और एक ड्रग बनाना बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, और उन दोनों का अपना-अपना प्रोसेस है, और आप उस प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक साइंस और। का फ़ायदा ये हाँ। बताऊँगा, देखिए साइंस का फ़ायदा देखिए कि आपको वायरस के आने के 2 महीने में ये पता चल गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क पहन करके किस तरह से रोक सकते हो, राइट? और आप कैसे हैंड सैनिटाइज़र या वो हैंड वॉश करके रोक सकते हो, क्योंकि हमें वो वायरस के फीचर पता है कि उसको हाथ से वॉश करोगे, तो उसका पार्टिकल डिस्टेबलाइज़ हो जाएगा। थर्ड थिंग क्या है कि हमको जो ओवरऑल हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, वो उसके हिसाब से रेडी भी हो पाया है बिकॉज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो साइंस से मिल रहा है। अब देखिए, डॉक्टर्स जो होते हैं, वो डॉक्टर्स मरीज को ट्रीट करते हैं, बट उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आता है कि जो हो रहा है या इस ड्रग से क्या फ़ायदा है, जैसे अभी डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड आया है जो इफ़ेक्टिव दिखा रहा है, जी। वो वाला इन्फॉर्मेशन वो साइंस पहुँचा रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डेथ्स, अगर आप पिछले किसी भी पैंडेमिक से कंपेयर करें, तो अभी हम लोग उसको बहुत हद तक रोक पाए हैं। आई मीन 100 कितना, अभी अराउंड 500,000 की डेथ्स हो चुकी है। जी। सो एग्जैक्ट uh, फिगर। yes, less than 1 million. और 1918 का स्पेनिश फ्लू में 4 to 5 million people died, which is a way big figure, 10 times. तो हम लोग वहाँ तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा नहीं था साइंस, उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। तो ये चीज़ें हैं जिसको अभी लोग नहीं समझते, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग साइंस का वैसा ही है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों को हम लोग प्रोपोगेट करें, लोगों को हम लोग कन्वे करें कि ये प्रोसेस क्या है,
और अभी जब तक वो चीज़ नहीं आ रही तब तक हम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एंड ऑल। तो दिलीप जी, ये इसी से जुड़ा एक और सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारी स्टडीज आती हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं। मतलब पहले कुछ राइट, स्टडी आती है, पहले कुछ और बात बताई जाती है, फिर कुछ और राइट, बात बताई जाती है। राइट, तो मतलब क्या कुछ एक चीज को लेकर वैज्ञानिक श्योर नहीं होते हैं, तो राइट। आप लोग दुनिया को कैसे बता सकते हैं? पहले आप लोग खुद में भी तो श्योर हो लीजिए। ये एक ये सवाल है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, आई वुड से। तो साइंस का ब्यूटी है कि वो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। देयर इज नो वन रिटन ट्रुथ कि एक बंदे ने लिख दिया है तो वो पक्का हो जाता है। तो साइंस लर्निंग है। तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि अभी सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि आपको छोटा सा कुछ इफेक्ट दिखता है, उसको सेंसलाइज करके मीडिया में छाप दिया जाता है। बेस्ट एग्जांपल था कोरोनिल, जैसे उसको साइंस बना दिया गया। इट्स फार फ्रॉम दैट, राइट। लेकिन हम्म। सेंसेशन बेचना मीडिया का काम है, और वो क्या है कि छोटी सी फाइंडिंग को जब साइंटिस्ट लाता है तो उसको क्योर बता करके प्रोजेक्ट कर देते हैं। और जब हम उसको डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नहीं है। अब ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है, लेकिन ये मीडिया में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। लोग इतने आजकल के, आई मीन, है सोशल मीडिया का टाइम, इतने लोग बेचैन है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। तो उस केस में हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करने में अपने आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कोई वैलिड डेटा है जो हमें भी चैलेंज करे, तो हम लोग फिर लर्न करते हैं। तो और फिर से आप लोग ये मान के चलते हैं कि आप लोग गलत भी हो सकते हैं? डेफिनेटली साइंस में हर चीज़ का स्कोप होता है, आप हमेशा इम्प्रूव करते हो। हम लोग इतना चाहते हैं कि हम सोसाइटी को कोई डैमेज ना करें अनविलिंगली या अननोइंगली। हम लोग कोई जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन ना ले जिससे हमें लोग क्वेश्चन करें कि आपका तो ये काम था हमें बताना। तो हम इंफॉर्मेशन को सेलेक्टिवली उतना ही पास ऑन करना चाहते हैं जितना कि एक्चुअल में है। अब जो ये बीच का गैप रह जाता है, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो मीडिया हम्म। का माध्यम है, उसको सेंसेशन चाहिए होता है। तो वहां पे वो हम्म। सारा डाइल्यूट हो जाता है इफेक्ट। तो हम लोग तो डेफिनेटली लर्न करते हैं, फिर से नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन वी कम अप विद बेटर डेटा। सो ये प्रोसेस है, एंड ये चलता रहेगा। तो राइट। मतलब आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं है, वैज्ञानिकों की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाले, और लोग उस उन बातों को किस तरीके से समझ रहे हैं, ये हम सभी राइट। की जिम्मेदारी है। ठीक है। यस, डेफिनेटली तो एज अ सोसाइटी सबकी ही है। अच्छा, तो अच्छा, हमें ये बताइए कि जैसे कुछ एक मूवमेंट होता है जिसमें हम जो कर रहे होते हैं वो हमें बहुत मजा आ रहा होता है। तो राइट। एक वायरोलॉजिस्ट के तौर पर आपकी लाइफ का सबसे लल्लन टॉप मूवमेंट क्या था कि मतलब जब आपको लगा हो कि यार ये बहुत ही सही चीज है और ये मुझे तो पढ़ना ही है और ये और लोगों को भी पढ़ना चाहिए? तो ऐसा कुछ वाकया हाँ, बता सकते हैं आप? तो नहीं, फन पार्ट मैं बताऊंगा। जब मुझे लगा वायरस से रिलेटेड नहीं था, इंटरेस्टिंगली मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो अच्छा। यूपी सारा हिंदी में रहता है। आप जब 10वीं पास करते हो तो आप एक दो राह पे खड़े होते हो, आपको या तो बायोलॉजी लेनी है या मैथ लेनी है। और सर मैं कहाँ बायोलॉजी, से हैं आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मैं जो नेटिवली हूँ, वो आपका ये अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, ये जस्ट अयोध्या जी के पास में ही। अच्छा अच्छा। वहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर में है दूर मेरा गांव। तो वहाँ पे मेरा प्राइमरी स्कूल वहीं था, एक बरगद के पेड़ के नीचे स्कूल था एक तरह से। तो अच्छा। तख्ती और दुधिया लेके लिखते थे हम लोग। तो वाह। वहाँ से फिर उसके बाद जब मैं 12वीं के टाइम में मैं सिकंदराबाद, एक बुलंदशहर में छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे आया। तो उस समय मैं अपना, जब बायोलॉजी का टीचर थे मेरे राय सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उन्होंने जब पढ़ाना चालू किया, तो आप अगर यूपी में गए होंगे, देखा होगा, तो यूपी या इवन एमपी में भी शायद ऐसा हो, तो आपको जब पढ़ाया जाता है तो बता दिया जाता है ये वाला पढ़ लो, इसमें 5 नंबर का आएगा। जी। होता है ना हाँ। कि तुम ये जेनेटिक्स का थ्योरी पढ़ लो, 5 नंबर का ये आएगा, या फ्रॉग का सिस्टम पढ़ लो, 10 नंबर का आएगा। हाँ। तो उसमें भी यही था। तो लोग बोलते थे कि मेंडल्स लॉ, मेंडल का जो था, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो जेनेटिक्स के फादर है, तो मेंडल्स लॉ आया, तो उसमें बोला ये 10 नंबर का पक्का आएगा क्वेश्चन। हम्म। और मैं कभी नोट से नहीं पढ़ता था, मैं हमेशा बुक से पढ़ता था। तो मैं जब बुक में पढ़ा तो मैंने देखा कि वो पर्सन, ग्रेगर जॉन मेंडल, वो एक प्रीस्ट या पादरी थे हम्म। एक चर्च में। और उन्होंने अपने चर्च के और उनका जो मेजर स्टडी था वो फिजिक्स और मैथ में था। और चर्च के गार्डन में उन्होंने मटर, जो पीज होती है, उसके फ्लावर के बेस पे 6 साल स्टडी करके एक ऐसा फाइंडिंग दे दिया जो यूपी के छोटे से कस्बे के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। हम्म। वो मेरा मोमेंट था, लल्लन टॉप बोल सकते हो, कि मैं उसको सोच रहा था उसमें। आई मीन एज ए किड आई वाज अमेज्ड
कि हम किसी सोच भी नहीं सकता था मैं कि यहाँ हमारे इस कस्बे में कोई मंदिर का पुजारी या कोई भी और चर्च में या किसी मस्जिद में बैठने वाले मौलवी ऐसा किसी प्रोसेस में जा भी सकते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी मेरे मन में सबसे पहला वही आया था कि ये कैसे किया होगा, मतलब उनके दिमाग में ये थॉट कैसे आया होगा। मटर का खेत तो मटर तोड़ के खा लेते हो आप, हम्म। उनके दिमाग में थॉट जो आया और उसको उन्होंने फिर 8 साल के अराउंड स्टडी किया। हजारों प्लांट्स के ऊपर पूरा डेटा था जिसको उस समय रिकॉग्निशन भी पूरा नहीं मिला था। एंड ही कंपाइल्ड दैट डेटा और उसके बाद वो फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए। तो वहां पे मेरे अंदर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद का सारा यू नो है एक के बाद एक चीजें होती रही और उस हिसाब से आता रहा। फिर धीरे धीरे अलग अलग इंटरेस्ट आया, बट वो एक मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग मोमेंट था, मैं बोलूँगा। दिलीप, आप वायरोलॉजिस्ट हैं और आप वायरोलॉजी पढ़ते हैं, तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ में मज़ा आ रहा होगा। क्या आप यस। हमारे दर्शकों को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर सकते हैं कि वायरोलॉजी एक मज़ेदार फील्ड है, अपना कुछ दिखाकर, और या मतलब कुछ कुछ भी चीज़ आप बता के कि ये देखो इतना कूल काम है और मैं ये करता हूँ। राइट। तो सो या सो वायरोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर वायरोलॉजी में भी आप जाएंगे तो थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस हैं, और प्लांट के अलग वायरस हैं, एनिमल के वायरस हैं, ह्यूमन के वायरस हैं, बैक्टीरिया के वायरसेस हैं। और उसमें भी बहुत अलग अलग फील्ड है। एपिडेमियोलॉजी है, कोई इम्यूनोलॉजी, मतलब जो वायरस इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। उसमें मेरा स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है। तो अच्छा। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात यही बताऊंगा कि आप जब एक वायरस का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, कोई नए वायरस का या किसी नए वायरस के प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और जब आप उसको पहली बार देखते हैं और उसको आप ये कोरिलेट करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में जाके तबाही या आपके सिस्टम को हाईजैक कर रहा है, तो आप वो उस अमेजिंग उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो इन वर्ड्स। कि आप वो विजुअलाइज जब कर रहे होते हो, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी जो मेरा पर्टिकुलर फील्ड है उसका ये ब्यूटी है कि हम विजुअल प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि हमें एक वो सब वायरस चीज की दिख। संरचना को समझना, उसे हाँ। उसे मतलब वो इतना छोटा होता है, दिखता तो है नहीं, लेकिन उसे एक कागज पर उतारना Correct। ऐसा है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसके संरचना को, उसके उस फीचर को समझते हैं। और वो जब समझने के बाद एक्सपेरिमेंट में हमें वो दिखता है कि वो वाह, हमने जो बोला एग्जैक्टली वो उसी तरह बिहेव कर रहा है। तो वो फीलिंग कि आप उस वायरस जिसका ब्रेन भी नहीं है कुछ ऐसा, जो अपने आप को स्मार्ट है, एक्चुअली हमें ओवरटेक कर रहा है, लेकिन आप उसको डिकोड कर रहे हैं। हम्म। तो वो फीलिंग जो होती है जब आप उसको डिकोड करते हो, तो वो एक बहुत अचीवमेंट वाला फीलिंग होता है। आपको लगता है कि डिटेक्टिव आपने जैसा कुछ, लगता होगा एक। हाँ, आपको लगता है आपने कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों की लाइफ में फर्क पड़ेगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया है, बट आपको ये पता है कि आपने लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट किया है। सो सपोज जिसने सबसे पहली बार वैक्सीन बनाया होगा या वैक्सीनेशन किया होगा, उसको किस तरह फील हुआ होगा कि उसने अपने गांव में 20 लोगों की लाइफ बचा ली। हम्म। हमें नाम भी नहीं पता शायद। तो ये इस फील्ड का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है कि अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा सरप्राइज होना चाहते हो हम्म। या आपको हर स्टेप पे कुछ रोमांच चाहिए, हम्म। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे इंटरेस्टिंग फील्ड हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि अभी हमारे वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड एनिमल्स में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस ऐसे हैं जिसका कुछ पता भी नहीं है। और आने वाले टाइम में ऐसे पेंडेमिक्स हम हो सकता है कि बहुत रेगुलर फेस करें, क्योंकि जैसे जैसे हम जंगल की लाइफ को चैलेंज कर रहे हैं, वहां से वायरस हम में आ रहे हैं और वो आएंगे। और अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको वो एक्चुअल में मौका मिलेगा कि आप उसको टैकल करोगे, एज इन लाइक आप वॉरियर हो ह्यूमैनिटी के लिए, जैसे कोरोना वॉरियर बोल रहे हैं। तो वो फीलिंग आपको जो है वो सिर्फ आई मीन इस फील्ड में मिलेगी। ऐसे तो बायोलॉजी की हर फील्ड ब्यूटीफुल है, हम्म। बट आप जिस भी फील्ड में कुछ नया करते हैं तो अच्छा लगता है। बट वायरोलॉजी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक इनएनिमेट या निर्जीव बाहर रहने वाली चीज वो कैसे आपकी बॉडी को ओवरटेक कर रही है, वो स्टडी करने का डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है। तो जो भी करना चाहता है उसको जस्ट थोड़ा सा एक दो चीजें पढ़नी है और वो खुद अपने आप, अब आप हुक्ड हो जाएंगे। आप एक दो देखिए, बुक्स पढ़िए, मूवीज हैं जो वायरस की पढ़िए, ऑल दो सब एग्जेगरेट करते हैं, बट ओवरऑल आपका पता चल जाएगा कि कितना स्मार्ट और मतलब ऑर्गेनिज्म है और इसको पढ़ने में कितना फन है। आप एग्जैक्टली अभी किस चीज पर काम कर रहे हैं? क्या आप हमें अपने काम से जुड़ा कुछ हिस्सा दिखा सकते हैं जिससे हमें हाँ, अंदाजा लगे?
राइट। सो हमारी लैब जो है ये बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वो गैस्ट्रोएंटेरिक वायरसेस पे काम करती है, जो हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम को, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। अच्छा। दो वायरसेस हैं प्राइमरीली। एक नोरो वायरस है जो कि बहुत हाईली इन्फेक्शियस होता है और उसकी वजह से लोगों को वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन हो जाता है, फीवर भी हो जाता है, तो वो उसका आउटब्रेक होता रहता है अलग अलग जगह पे। दूसरा वायरस जिस पे मेरा काम है वो रोटा वायरस है। वो रोटा वायरस जो है, आप भी मतलब दुनिया में ऑलमोस्ट अभी तो जितने भी हमारे इंडिया में किड्स होंगे सबको एक बचपन में एक टीका लगता है। तो इसमें आप जाके चेक करोगे आपके टीका में भी तो रोटा वायरस आपको लगा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बच्चे को इन्फेक्शन होता है। तो देयर वाज अ टाइम जिसमें जब ये वैक्सीन इतना नहीं थी पूरे मतलब वर्ल्ड में अवेलेबल, तो लाखों बच्चे, एटलीस्ट 10 लाख बच्चे हर साल मर जाते थे रोटा वायरस इन्फेक्शन से। बिकॉज इसका इन्फेक्शन होने पे उनको सीवियर डायरिया, फीवर, और फिर उसके बाद अगर उसको कंट्रोल नहीं करो तो डिहाइड्रेशन, एंड द किड वुड नॉट सर्वाइव। जी। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रोटा वायरसेस के ऊपर ही है, जो बच्चों में प्राइमरली इन्फेक्ट करता है। अभी उसकी वैक्सीन अवेलेबल है हमारे इंडिया में, यूरोप में, यूएस में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में। लेकिन ये देखा गया है कि इंडिया में वो वैक्सीन की एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत हिट्रोजिनस है। तो ओके। कई बार उस वैक्सीन की एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वैक्सीन के बाद भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। और अच्छा। अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो इन्फेक्शन लीथल भी हो सकता है। तो अभी भी एटलीस्ट 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे हर साल रोटा वायरस इन्फेक्शन से वर्ल्ड वाइड नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसमें ही एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसका हमने अभी रिसेंटली स्ट्रक्चर डिटरमिन किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको, आई मीन, आपको दिख रहा है राइट? हाँ, मुझे स्क्रीन पर एक बहुत सारे हाँ, ये रिबन। छल्लेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं अलग अलग हाँ, रंग के। यही ब्यूटी है जो मैं बात कर रहा था। सो हम लोग ऐसे ही स्ट्रक्चर्स और ऐसे ही वो देखते हैं। तो ये उस वायरस का एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो उस वायरस को सर्वाइवल में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये तो पूरा एक प्रोटीन है? पूरा एक प्रोटीन है, ठीक है। अब इसी अच्छा। प्रोटीन की दो चार कॉपीज होती हैं जो आपस में मिल करके फंक्शन करती है, ठीक है। अब हाँ। इसको मैंने डिफरेंट कलर में कोड किया है, तो हर एक कलर का एक अलग अलग स्टेप पे फंक्शन है। अच्छा। तो अगर सपोज कीजिए कि मुझे एक एंटीवायरल बनाना है, क्योंकि हम्म। वैक्सीन कहीं कहीं इफेक्टिव नहीं है, हम्म। तो मैं चाहूंगा कि एक एंटीवायरल बना दूं जिससे जिसको इन्फेक्शन हो तो हम वो एंटीवायरल देके वो ठीक कर सके, राइट। ठीक। तो मैं अब इसमें से किसी भी एक डोमेन को पिक करके, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर डिटरमिन किया तो हमको पता है कैसा दिखता है, किसका एक्टिव साइट कहाँ पे है और किसकी वजह से वो फंक्शन करता है, हम्म। उसके अगेंस्ट कोई ऐसा मॉलिक्यूल या इनहिबिटर डिजाइन करूं जो वहां पे जाके बाइंड कर दे, तो ये पूरा इनएक्टिव हो जाएगा। हम्म। और इस तरह से हम वायरस को स्टॉप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ जो हमने डिटरमिन किया है। तो ये देखिए, इसमें 4 कॉपीज आ गई हैं, ये 4 डिफरेंट कॉपीज मिली हैं। और अगर इसके ओवरऑल सरफेस में स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो अच्छा। ये एक प्रोटीन है, ऐसे उसमें 12 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। अलग अलग प्रोटीन्स को अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमने डिटरमिन किया है। फ्यूचर में अब इसको स्टडी करके, इसका इनहिबिटर डिजाइन करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं जो हम लोग आगे परस्यू करेंगे। तो ये तो एक ये बहुत बड़ी पजल का एक हिस्सा ये है जो आप लोगों ने सॉल्व किया है। यस यस यस। काफी मजेदार लग रहा है। हाँ अच्छा दिलीप सर, ये बताइए कि जैसे बहुत सारी साइंटिफिक मिस इन्फॉर्मेशन है अभी कोरोना वायरस को लेकर। मतलब हर जगह पे, हर देश की बात राइट। करें तो वहाँ पे कुछ फेक गुरु खड़े हुए हैं जो इंफॉर्मेशन को बताते तो ऐसे हैं जैसे वो, मतलब वो बहुत बड़े बड़े जर्नल्स कोट करते हैं और इसके आधार पे, उसके आधार पे, लेकिन उसका जो उनका इंटरप्रिटेशन होता है, राइट। तो उसका वो मतलब निकालते हैं और वो जो लोगों को बताते हैं वो बहुत रिलीविंग भी होता है, लोगों को बहुत राइट। सहूलियत महसूस होती है, वो बहुत अच्छा लगता है वो। तो ऐसा क्यों है, और मतलब इससे बचने का क्या तरीका है? यस। देखिए, सबसे मेन चीज जो होती है, ये जो फेक फैलाने वाले लोग हैं जो बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स के नाम यूज करके कुछ एक लाइन पढ़ देते हैं और देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आया है, इससे ये हो जाएगा। हम्म। तो ये लोग करते क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ये हमारे अंदर के फियर या इनहेरेंट बायस को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो इनहेरेंट बायस हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ वेस्टर्न साइंस या साइंस, उसको एक विलेन की तरह प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। ये मतलब विलन है, ये तो कंपनीज के वो हैं और अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब ये जो फेक वाले लोग हैं या जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट बताते हैं, वो लोग इस सेंटिमेंट को यूज करते हैं।
तो वो लोग क्या करते हैं कि ये किसी जर्नल को, अब क्या कि एक नया ब्रीड आ रहा है। पहले तो एक था कि जो वेस्टर्न वर्सेस इंडियन कर देता था हम्म। कि हमारा इतना है, हमारा पुराना सब कर चुके हैं, ये लोग क्या बताएंगे। एक नया जो ब्रीड आया है वो ये है कि वो बताता है, साइंस के ही जर्नल को बोलता है मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, मैं तो साइंस दिखाऊंगा। हम्म। अब वो क्या करता है कि वो साइंस के 10,000 पेपर में एक पेपर लेकर के, साइंस ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है कि आज ये है तो कल हो सकता है नया कुछ आए, हम्म। वो उस एक पेपर को लेकर के फिर लोगों के सेंटीमेंट को यूज करके उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देता है ना। हम्म। लोग पहले ही बायस्ड हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को देख करके और उस पेपर का रेफरेंस देख करके बोलते देखो यार ये तो इतने बड़े पेपर से बोल रहा है, ये बंदा इतना स्टडी करके आएगा, वो बोल भी देगा मैं 200 पेपर पढ़ा हूँ, हु इज गोइंग टू सी, राइट। हम्म। उसके बाद उसको बहुत इजीली क्योंकि आपका बायस्ड ऑलरेडी उसके उसके साथ है कि आप उसको बिलीव करना चाहते हैं और आपको वो साइंटिफिक एविडेंस के नाम पे कुछ लाइन बता दे रहा है, तो हम्म। आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। जैसे बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस को मान ही नहीं रहे कि पेंडेमिक है, राइट। हम्म। वो मानते हैं तो जस्ट होक्स है, हम्म। राइट। अब फार्मा कंपनियों की साजिश है, जो अपनी साजिश है ये, वैक्सीन बेचना चाहते हैं, मास्क बेचना राइट, चाहते हैं, और राइट। सो पता नहीं क्यों पर इस देश को बंद रखना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे, 1970s का 2003 का पेपर दिखा देंगे जिसमें कोरोना वायरस पहले से एग्जिस्ट करता, दैट इज ट्रू, देयर हम्म। इज नो डाउट। 1973 1980s जो भी पेपर देखोगे, जब पहली बार आया कोरोना वायरस है दिखा दिया, तो बोलेंगे कोरोना वायरस तो तब से है, अब क्यों हल्ला कर रहे हैं ना। उनका या तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है, या वो जनता को ये समझाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको हीरो बनना है या उनको अपना कल्ट क्रिएट करना है। तो वो लोग सही इन्फॉर्मेशन नहीं, दोनों ही चीजें हो सकती है, या तो उन्हें पता ही नहीं है कि हम्म। सीक्वेंसिंग क्या होती है, स्ट्रेन क्या होता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसका नोवेल स्ट्रेन है तो हमें ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो उन्हें पता नहीं है, और हम्म। अगर पता है तो वो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो यहाँ पे बचने का तरीका, बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इंफॉर्मेशन को क्रेडिबल रिसोर्स से ही गैदर करें। क्रेडिबल रिसोर्स क्या हो सकता है, देयर आर फ्यू रिसोर्सेज, जैसे आप अभी आप लोगों का चैनल ही है, बहुत सारी पड़ताल करके आप लोग दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग शॉर्ट वीडियो बना के जनता के, कॉमन पर्सन के हिसाब से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हम्म। हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म क्योंकि आपका रीच वहाँ तक है। मैं लोगों को साइंस, नेचर, सेल, ये सब जो जर्नल है ये पढ़ने के लिए बोलूँगा, तो वो लोगों के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए, उसका लैंग्वेज पूरा इंग्लिश में रहता है और उसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी हो सकती है। तो द साइंटिस्ट करके एक है, ऑनलाइन वेबसाइट है, और बहुत सारे अगर आप चेक करेंगे तो मिथबस्टर वेबसाइट्स हैं जो कि वो हैं, क्या बोलते हैं, जो वेरीफाइड हैं, जो इंफॉर्मेशन को जिनकी राइट। क्रेडिबिलिटी है। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि उनका इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव अस। अगर आप उस सोर्स से ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली चीज़ों को एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे, और वो लोगों को बिलीव ना करें जो आपको जस्ट क्विक क्योर दे रहे हैं या बोल रहे हैं तो कुछ नहीं है ऐसे। और लेकिन एक और जो चीज होती है कि इसको, साइंस को डेमोक्रेसी जैसा बना दिया जाता है, जैसे एक पोलिंग हो रही हो तो ज्यादा लोग इनके साथ हैं या ज्यादा लोगों को इनकी बात हाँ, सही वो लग रही है, तो इस पे आपको क्या लगता है कि किसी ज्यादा लोगों को किसी की बात सही लग रही है विज्ञान में, तो हाँ, क्या वो बात सही नहीं होनी चाहिए, या नहीं यही सच बोल क्या रहा हूँ। होता है? नहीं, डेमोक्रेसी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि पॉलिटिक्स में साइंस जाए तो अच्छा है, लेकिन साइंस में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो जो डेमोक्रेसी है, इट्स अ वेरी नोवेल और वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं ऑल टुगेदर हूँ। जी। लेकिन डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी यहाँ की साइंस में जो बात होती है कि ये ज़्यादा किसके साथ कौन है, वो अगर एक्सपर्ट लोग बोले जो डेटा के साथ डिबेट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है कि आपको एक्सपर्ट का पोल हो रहा है कि 10 एक्सपर्ट्स हैं जिसमें से 5 इधर हैं, 5 उधर हैं, और जो एक्सपर्ट हैं वो पोल कर रहे हैं अपने अपने डेटा के हिसाब से। तो हम्म। आपका उसमें एक हेल्दी डिबेट होता है, तो उसमें हो सकता है कि आपको कोई नई और नोवेल इंफॉर्मेशन मिले जो कि वैलिड हो। लेकिन आप जब रैंडम पोल कर लेते हो जिसमें जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी साइंस की या उस सब्जेक्ट की नहीं है, हम्म। तो वही नीम हकीम खतरा है जान वाली बात है। सो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो वो बहुत अब इस चीज़ को डेंजरस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सपोज कीजिए आप इस चीज़ को लाइटली ले लेते हो, राइट। कल को आपके मतलब ऐसा ना हो, बट किसी के भी दादा को, दादी को, या किसी भी पेरेंट्स को हो जाता है कोरोना वायरस एंड यू लूज इट,
एट दैट पॉइंट टाइम दैट पर्सन जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिया है या बोला है कोरोना वायरस कुछ नहीं है, वो कुछ बचाने नहीं आने वाला, राइट? सो यू मे पे अ वेरी हैवी प्राइस। तो इसलिए ये थोड़ा खतरनाक है, और ये पोलिंग का सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं इम्प्लाई कर सकते, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो ये नहीं देखता है कि उसके फेवर में कितने लोग हैं, वो डेटा को सपोर्ट करता है। अगर डेटा जो है वो ट्रुथ है, जो कि एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है, तो आपके उसको फेवर में कोई वोट दे ना दे, वो ट्रुथ है, वो फैक्ट है। अब अर्थ जैसे गोल है, राइट, वो फैक्ट है, उसको प्रूव किया गया है। अब अगर पोल करा लें आप, 15 लोग बोल दे अर्थ फ्लैट है, तो अर्थ फ्लैट नहीं होगी। तो ये चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, उसके ऊपर हम डिबेट करें तो डेटा के साथ करें, ना कि जस्ट अपनी फीलिंग के साथ। सर एक दिलीप जी, इसमें आखिरी जो हिस्सा होता है हमारे साइंस वाला का, वो ये होता है कि मान लीजिए किसी को दिलचस्पी आ गई वायरोलॉजी में और वो इसको और एक्सप्लोर करना चाहता है, वो इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो क्या आप अपनी जर्नी के थ्रू हमें ये बता सकते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए, उस मुकाम तक जहाँ पे आप हैं? हाँ, मेरी जर्नी जैसे मैंने बताया एकदम छोटे से गांव से स्टार्ट हुई यूपी के, और एंड उसके बाद जैसे जैसे मेरा होता गया, लाइक आप जानते हो घर में जब आप यूपी में पढ़े हो रहे होते हो तो आपको या तो आईएएस बनाया जाता है या डॉक्टर या इंजीनियर, सेम सेम टेम्पलेट था। तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, बट बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट था कि मैं सिर्फ वही बुक्स पढ़ता था। रमेश गुप्ता की एक बुक्स थी, वीरबाला रस्तोगी की बॉटनी की बुक थी, वो सब मैं नोट्स नहीं कभी पढ़ता था, मैं पूरी बुक पढ़ता था, कई बार पढ़ा। तो उसकी वजह से मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में और पीएमटी के लिए आपको तीनों में स्कोर करना है, सो इट नेवर हैपेंड। बायोलॉजी में मेरे अच्छे स्कोर्स थे, बाकी में नहीं है। सो एंड समहाउ मेरी लाइफ का वो अच्छा टर्न था कि मैं बायोलॉजी पढ़ता गया, जो मुझे इंटरेस्ट था। उसके बाद मेरे पिताजी हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया था हिसार हरियाणा में। तो वहाँ पे मैं बीएससी करने आया। तो उस समय पेरेंट्स का क्या होता है कि अब डॉक्टर तो तुम नहीं बने हो, तो तुमको क्या करना क्या है आप कि हमें अपने पिताजी के बारे में बता सकते हैं? हाँ। हाँ। मेरे पिताजी एक्चुअली वो गांव में ही पढ़े, और हम्म। उनका मैथ्स बहुत अच्छा था। गांव में जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमेशा हमें मैथ के में उनके स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता था कि जी। तुम्हारे पिताजी का इतना अच्छा था, तुम्हें क्या आता है, ऐसा वाला। और उन्होंने ही हमें 12वीं तक पढ़ाया। फिर वो पढ़ाई को बहुत इम्फेसिस देते थे, तो पढ़ने के लिए हमें वो काफ़ी इंस्पायर करते रहे। और फिर उसके बाद वो केमिस्ट बन गए एक पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में। अच्छा। तो जब हाँ, तो उन्होंने डॉक्टर बनने का मुझे पूछा क्या बनना है, मैंने बोला मुझे तो बायोलॉजी अच्छी लगती है, डॉक्टर बनूंगा, और नहीं बना। फिर वो एक होता है ना कि साइकोलॉजिकली अच्छा बीएससी मत करना, बिकॉज हमारे यहाँ क्लासिकल सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं मिलता है। एक इंफीरियर है वो एक सब्जेक्ट, समझ साइकोलॉजिकल, गया। हाँ। हाँ। तो था कि कोई कोर्स करो, जैसे लैब टेक्नीशियन है, उसमें बहुत मर्ज हो रहा था, रेडियोलॉजिस्ट और बहुत सारा आ रहा था कि कर लो 1 साल डिप्लोमा, जॉब लग जाएगा। बट मुझे वो ग्रेगर जॉन मेंडल वाला फिनोमेना था कि मुझे वो पढ़ना था बायोलॉजी किसी हम्म। तरह। अब बीएससी नहीं जा सकता था, उसी समय बायोटेक्नोलॉजी का बूम आया था, और इस एसआर में कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है। मैंने कहा देखो इसमें बहुत अच्छी नौकरी है, तो अगर मैं ये पढ़ लूंगा तो मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। सो इट वाज अ वे, एंड ही वाज नेवर अगेंस्ट कि वो पढ़ो मत। तो मैं पढ़ने लगा, फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। तो वहाँ पे मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई कि हमें जो टीचिंग करने आते थे, बायोटेक्नोलॉजी का कोई परमानेंट प्रोफेसर नहीं था, वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो हमें जो टीचिंग करने आती थी वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैम थी, जो खुद पीएचडी कर रही थी। तो वो आती थी पढ़ाने, तो उनके हाथ में मैं हमेशा इंग्लिश ऑथर्स की बुक देखता था, जो बड़े यहाँ के साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करके लिखते हैं बुक्स। हमारे यहाँ जो बुक्स थे वो प्रोफेसर्स लिखते थे, तो एक इन्फॉर्मेशन होता है। जो आप बुक रिसर्चर की पढ़ते हो तो वो एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का वे भी एक्सप्लेन होता है। मैं क्या करता था कि उनके नोट्स कभी नहीं लेता था। उनकी क्लास में मैं बोलता था 10 मिनट के लिए आप बुक दे दो, मैं उसका, क्योंकि वो बुक्स बहुत महंगी होती है, 2-2 3-3 हज़ार की, तो मैं वो प्रिंट आउट ले लेता था सारी बुक, और वो पढ़ता था। क्यूबी थी, एक इम्यूनोलॉजी की है, लेनिंजर थी, टीए ब्राउन की, क्लोनी की थी, वो सब मैं पढ़ लेता था। हम्म। तो वो इंटरेस्ट वो मेरा फर्दर ग्रो होता रहा। एंड देन आई हैपन टू रीच दिल्ली यूनिवर्सिटी अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे एक तरह से पहली बार मेरा रिसर्च एक्सपोजर हुआ। मतलब रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप 90% टाइम फेलियर पाते हैं, इसीलिए आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोला जाता है। आप फिलोसफी सीख जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया, बहुत सारा रिसर्च का जो थोड़ा एक दो प्रोजेक्ट्स होते हैं मास्टर्स में किया, एंड देन आई डेवलप माय इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। हम्म। क्योंकि मुझे उसके बाद ये आ गया था कि जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में, लोग बोलते हैं प्रोटीन खाइए आपको मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। हम्म।
वो प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट 20 अमीनो एसिड होता है, लेकिन उसका कन्फर्मेशन जो होता है उस 20 अमीनो एसिड के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से वो मिलियंस ऑफ कन्फर्मेशंस अडॉप्ट कर सकता है। वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि वो स्ट्रक्चर आता कैसे है। और उसी प्रोसेस से फिर मैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में घुसा, CSIR लैब में, IGIB CSIR IGIB जो मेरा PhD इंस्टीट्यूशन है। और फिर वहाँ पे मैंने माइक्रोबैक्टीरियल प्रोटीन्स पे कुछ स्ट्रक्चरल काम किया, और उसको लर्न करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब ठीक है, PhD हो गया, नेक्स्ट क्या है। तब नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट था कि अब मुझे वायरस में भी इंटरेस्ट आने लगा था, माइक्रोबैक्टीरिया में भी था। तो मेरा यहाँ प्रोफेसर प्रसाद की लैब है, जिनसे मैं मिला, उनसे डिस्कस किया, मुझे प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा। दिस इज़ हाउ मेरा पूरा जर्नी हुआ है। तो एक के बाद एक चीज़ें होती गई। द ओनली थिंग जब मैं लोगों को बोलूँगा कि आपका इंटरेस्ट जो होता है वो आपको परसीव कर, मतलब परसिवरेंस जो बोलते हैं, परसिस्टेंस जो होता है, आपको लगे रहना होता है। दैट इज़ द ओनली की, कुछ भी हाँ, हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो गांव से हैं, हम छोटे शहर से हैं, हमारा परिवार उतना समृद्ध नहीं है, और तो हम क्या कर पाएंगे, मतलब ये हाँ, सब बड़े लोगों की चीजें होती हैं, है ना, जो नहीं, शहरी और एलीट इसीलिए तबका मैं है। बोल रहा हूँ कि मुझे मेंडल की स्टोरी इसीलिए बहुत अच्छी लगी थी, हाँ बिकॉज़ आप सोचिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कोई पुजारी हमारे यहाँ या कोई भी बंदा इस तरह की बड़ी डिस्कवरी कर सके बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बड़े। तो वो एक और वो इंटरेस्ट था, तो वो मुझे था। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत पढ़ने में वो था, बट मैं इंटरेस्ट रखता था। तो तो जिज्ञासा आपके हिसाब से बहुत बड़ी चीज है, और बहुत वो आपका ज़रूरी है। ड्राइविंग फैक्टर होना अगर चाहिए। साइंस में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके अंदर वो होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा जो बोल रहे हैं कि वो आपको ड्राइव करता है नेक्स्ट स्टेप, और फिर आपको अच्छा, रास्ता ये मिल। तो जी, ये तो उनके लिए था जो इसमें करियर ही बनाना चाहते हैं, राइट। या जिनको दिलचस्पी है बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे दर्शकों में जो थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करना चाहते होंगे। तो क्या आप उन लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं, कोई बुक्स, सिनेमा, या कोई वेब सीरीज, हाँ, या कोई आर्टिकल जो पढ़ के हमें और इस बारे में पता चले, जिनकी और इच्छा राइट। हो इस बारे में जानने में? तो तो कुछ आप अभी तो रिकमेंडेशन। OTT का ज़माना है, सो राइट, तो हाँ, OTT का तो ज़माना है ही, तो नेटफ्लिक्स में मुझे आई डोंट नो इंडिया में भी वो रिलीज़ हुआ नहीं, कि एक्सप्लेन्ड करके एक सीरीज़ है उनका, जी 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 एक्सप्लेन्ड। जी जी। हाँ, आप उस सीरीज़ में जाइए तो उसमें आप बायोलॉजी और डिफरेंट अदर साइंस के एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने आधे-आधे घंटे के वीडियो में एक्सप्लेन किया। अभी उन्होंने एक कोरोना वायरस पे भी बनाया है, फ्लू पे भी बनाया है, और पैंडेमिक करके एक सीरीज़ है, उसमें भी उन्होंने वायरस के बारे में बहुत अच्छा सीरीज़ बनाया है। अगर ये आपको दोनों नेटफ्लिक्स पे एंटरटेनमेंट, ही है? दोनों नेटफ्लिक्स पे है। आप एंटरटेनमेंट में फन रखते हैं तो शायद अमेज़न प्राइम पे होगा, एक कंटेजियन करके मूवी है। जी वो आप देखिए, वो भी एक तरह से आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बंदा जानता था जैसे कि कोरोना आएगा, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा ड्रामेटिक रहेगा, आप वो पढ़ सकते हो, मतलब देख सकते हो, और बहुत सारी वायरस पे बुक्स भी हैं। आई मीन जनरल मेरा सजेशन यही होता है कि आप स्टोरी फॉर्मेट में जहाँ भी इन्फॉर्मेशन किसी क्रेडिबल सोर्स से मिले, हम्म उसको एक बार पढ़िए पूरा। हम्म आप व्हाट्सएप स्टाइल में मत रहिए कि 2 लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप एक बार हम्म पढ़िए, तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी इंटरेस्टिंगली भी रखी जाती है कि आपको लगने लगता है, और आपको फिर ये भी पता चलता है कि साइंस क्या है। आई मीन वही जो आप बोल रहे थे कि लोग बोलेंगे साइंस ने क्या किया, वो क्वेश्चन आपको करने की नौबत नहीं आई। तो आई मीन विजुअली ये सब चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। बाकी तो मैं साइंटिफिक बुक्स में ज़्यादा पढ़ा हूँ, तो वो चीज़ें रिकमेंड करने में कुछ ऐसा है नहीं। कोई एक अ, बिगिनर लेवल की किताब जो मतलब जिस जो आपको लगती हो कि यार किसी ने कुछ ना भी पढ़ा हो, तो अगर वो इसको पढ़ेगा तो उसको, मतलब वो इसको पढ़ता जाएगा, कोई ऐसी किताब बता सकते हैं? मतलब एक, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल लेवल हाँ, में कोई एक किताब बुक हो? थी द हॉट जोन करके, द हॉट जो जोन। इबोला, जी। बहुत मतलब बहुत इंगेजिंग और बहुत इंटेंस बुक है, क्योंकि उसमें आपको एक तरह से दिखाया है, उसके ऊपर एक सीरीज भी है। आप उसमें आप दिखाया गया कि इबोला का आउटब्रेक कैसे हुआ, उसको कैसे साइंटिस्ट समझ पाए कि ये है, और फिर उसको कंटेन करने में क्या क्या स्ट्रगल है, उसका सिम्टम कितना सीवियर होता है, और वो कैसे डेडली कितना है। तो वो उस बैकग्राउंड के ऊपर लिखा गया है द हॉट जोन। वो मैंने पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसे शिवरिंग भी होने लगा था, अगर इबोला आ गया तो हम क्या करेंगे? इट्स सो डेडली। तो आई मीन वो बहुत ग्रिपिंग है, वो आप पढ़ सकते हो, इट्स इट्स प्रीटी गुड बुक। चलिए,
दिलीप जी, हमें आपसे बात करके बहुत मजा आया। टाइम की लिमिट होती है, वरना हम आपसे हाँ, पूरा हाँ। कोर्स ही कर लेते, जैसा कि हम हर किसी ये से कहते हैं, सब क्योंकि करते हमें रहना जानने में चाहिए। बड़ी दिलचस्पी और फ्री का ज्ञान जहाँ से मिल रहा हो तो हम लेते ही रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो बहुत मजा आया, उम्मीद है हमारे हाँ, दर्शकों को भी मजा आया नहीं, होगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और अब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये हमारे मीडिया को, आई मीन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ज़्यादा लोग करें ताकि लोगों तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुँचे। जी। यस, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू। आप लोग साइंस वाला में और आगे किसे देखना चाहते हैं, किनसे सुनना चाहते हैं, किनसे बातचीत करना चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और साइंस वाला और साइंसकारी को लेकर अगर आपके कुछ बड़े सुझाव हैं, आप उसमें कुछ इनपुट देना चाहते हैं, तो हमें मेल कर दीजिए lallantopscience@gmail.com पर। मैं आयुष हूँ, हमारे साथ थे दिलीप जो वायरोलॉजिस्ट हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।